हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी कक्षा। आज के लेक्चर में अपन बात करेंगे फर्टिलाइजेशन के बारे में कि फर्टिलाइजेशन होता क्या है। इससे पहले के दो लेक्चर में अपन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ चुके हैं, यानी मेल गैमेट बना चुके हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ चुके हैं और अपन oogenesis पढ़ चुके हैं। आज के लेक्चर में अपन जो स्पर्मेटोजेनेसिस से अपन ने जो स्पर्म बनाया था उसको, और जो oogenesis से अपन ने जो ओवम बनाया था उस ओवम को, दोनों को फ्यूज करवाएंगे। उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस कहते, सॉरी, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्लियर? फर्टिलाइजेशन क्या होता है? ह्यूमन फर्टिलाइजेशन इन द यूनियन ऑफ ए ह्यूमन एग। एग जो अपने oogenesis से बनाया, और स्पर्म, स्पर्म किससे बनाया अपन ने? स्पर्मेटोजेनेसिस से। कहाँ पर होते हैं ये दोनों? ये दोनों प्रोसेस होती है एम्पुला के अंदर। क्लियर? एम्पुला क्या है? ओवे, जो ओविडक्ट है, जो हमारी फेलोपियन ट्यूब है, उसी का एक पार्ट होता है फीमेल के अंदर, जो वहां पर होने वाली है। इन दोनों से क्या बनता है? जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। स्पर्म और ओवम के मिलने से क्या होता है? जाइगोट का निर्माण होता है। क्लियर? ये तो हुआ फर्टिलाइजेशन की बात। फर्टिलाइजेशन क्या है? स्पर्म और ओवम को मिलना क्या कहलाता है? फर्टिलाइजेशन कहलाता है। कहाँ पर होता है? फीमेल की एम्पुला के अंदर होता है। अब देखते हैं प्रोसेस की कि कैसे कैसे ये कंप्लीट होता है। सबसे पहले स्टेप्स की बात करते हैं, क्या क्या स्टेप्स इसके अंदर होती है, कैसे और जो हमारा oogenesis की प्रोसेस है वो कैसे कंप्लीट होती है। सबसे पहले मान लीजिए हमने क्या करा, वेजाइना के अंदर क्या स्पर्म रिलीज करे। यहाँ पर हमने क्या करा? स्पर्म रिलीज करा। फर्स्ट स्टेप से बात करते हुए चलते हैं। यहाँ पर क्या कर दिया हमने? स्पर्म रिलीज करा। कितने स्पर्म रिलीज होते हैं एक बार में? अप्रोक्सीमेटली 200 से 300 मिलियन स्पर्म यहाँ पर रिलीज किए जाते हैं। अब वेजाइनल, जैसे वेजाइना में अपन ने क्या करा, स्पर्म रिलीज करा, यहाँ से क्या होता है? वेजाइनल सिक्रीशन होता है। वेजाइनल फ्लूइड का क्या होता है? यहाँ से सिक्रीशन होता है। यहाँ से क्या हुआ? वेजाइनल फ्लूइड का सिक्रीशन हुआ। तो ये जो वेजाइनल फ्लूइड है, ये वेजाइनल फ्लूइड जो है वो कैसा होता है? मीडियम, इसका एसिडिक मीडियम होता है। ये कैसा है? एसिडिक मीडियम होता है। एसिडिक मीडियम होने की वजह से क्या है? स्पर्म को एसिडिक मीडियम पसंद नहीं होता। स्पर्म कैसे होते हैं? बेसिक रहते हैं। तो एसिडिक मीडियम होने की वजह से क्या होता है? स्पर्म की क्या होती है? यहाँ पर डेथ होना स्टार्ट हो जाती है। साथ ही साथ जो ये स्पर्म है हमारा, स्पर्म कैसा है? ये स्पर्म है। ये इसके पास में क्या प्रेजेंट है? एक्रोसोम है, और ये है इसका न्यूक्लियस है। इसके बाहर की ओर स्पर्म के चारों ओर क्या प्रेजेंट होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। स्पर्म के चारों ओर प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, जिसमें क्या क्या होता है? एक तो प्रोटीन होता है प्लस कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। जहां जैसे ये वेजाइनल फ्लूइड रिलीज हुआ, वेजाइनल फ्लूइड रिलीज होने से क्या हुआ? कुछ एक तो स्पर्म की यहाँ पर डेथ हो गई। साथ ही साथ इस स्पर्म के अंदर जो यहाँ के इसके ऊपर जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को क्या कर दिया जाता है? रिमूव कर दिया जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं पेनिंग, वो कैपेसिटेशन। क्लियर? तो फर्स्ट स्टेप क्या है हमारी? फर्स्ट स्टेप है कैपेसिटेशन। कैपेसिटेशन क्या होता है? कैपेसिटेशन के अंदर, कैपेसिटेशन के अंदर अपन क्या करते हैं? रिमूव कर देते हैं किसको? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को। तो इसमें लिख देंगे रिमूव प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। कहाँ से रिलीज कर रहे हैं? स्पर्म की प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ स्पर्म। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ स्पर्म। क्यों करते हैं इसको यहाँ से रिमूव? ताकि यहाँ से जैसे ये ओवम के पास पहुंचे, ओवम के पास पहुंचते क्या हो जाए? यहाँ से जो एक्रोसोम है ये आसानी से फट जाए, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या कर दिया जाता है? यहाँ पर डीनेचर कर दिया जाता है। यहाँ पर क्या हो गया? प्लाज्मा मेम्ब्रेन डीनेचर होगी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन डीनेचर होने के बाद में स्पर्म, कुछ स्पर्म की डेथ हो गई। यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं स्पर्म आगे इसके साथ। जैसे यहाँ पर जाते हैं कहाँ पे? इसके यूट्रस पार्ट में। जैसे स्पर्म यूट्रस पार्ट में पहुंचे, यूट्रस पार्ट में पहुंचते क्या होती है? फेगोसाइटोसिस की प्रक्रिया होती है। फेगोसाइटोसिस मीनिंग क्या होता है? फेगोसाइटोसिस का मीनिंग होता है भक्षण करना, किसी भी चीज को खा जाना। क्या कहलाता है? फेगोसाइटोसिस कहलाता है। अब क्यों होती है फेगोसाइटोसिस की क्रिया? क्योंकि जो स्पर्म है वो फीमेल के लिए क्या है? फॉरेन बॉडी है। तो जैसे फॉरेन बॉडी आएगी, फॉरेन बॉडी का क्या होना स्टार्ट हो जाता है? फेगोसाइटोसिस क्रिया होना स्टार्ट हो जाती, फेगोसाइटोसिस होता है। क्लियर? फेगोसाइटोसिस होने के बाद भी क्या होते हैं? स्पर्म जो बचे हैं वो आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। फेगोसाइटोसिस की नंबर ऑफ स्पर्म क्या है? बहुत ज्यादा है, 200 से 300 मिलियन स्पर्म। इसमें से मान लो कितने हो जाएंगे, कितने का कितना खा जाएगा? 99, 199 मिलियन वो खा जाएगा, फिर भी 10 मिलियन यहाँ पर बचे रहेंगे। यहाँ से क्या होगा? स्पर्म
कुछ स्पर्म तो इस साइड में चले जाएंगे इस वाली फैलोपियन ट्यूब के अंदर यहाँ पर, और कुछ स्पर्म कहाँ चले जाएंगे इस वाली फैलोपियन ट्यूब में। क्लियर। अब जैसे स्पर्म यहाँ पर आएंगे, या तो इस ओवेरी से एक ओवम रिलीज होगा, या इस ओवेरी से क्या होगा एक ओवम रिलीज होगा, जो कि अपन ने ओवम बना चुके हैं अपन, जो फर्टिलाइजेशन वाला जो टॉपिक है, सॉरी फीमेल oogenesis वाला टॉपिक है, उसके अंदर अपन देख चुके हैं कि कैसे ओवम बन रहा है। क्लियर। यहाँ से क्या हुआ, ओवम रिलीज होता है। ये ओवम क्या है बेसिकली, ये ओवम है, ये ओवम की मेम्ब्रेन है, सॉरी सेकेंडरी साइड, ओवम तो बना ही नहीं है अभी तक, ये क्या है सेकेंडरी साइड। सेकेंडरी साइड के ऊपर विलेटाइल मेम्ब्रेन, इसके ऊपर होता है जोना पेलोसुडा, और इसके ऊपर क्या होती है कोरोना रेडिएटा। क्लियर। तो ये कंप्लीट कहाँ पर रिलीज हो गया, इस ओवेरी से यहाँ पर रिलीज हो गया। अब ये भी यहाँ पर पहुंच जाएगा कहाँ पे, इस रीजन के अंदर, जिस रीजन को क्या कहते हैं अपन एम्पुला रीजन, इसको कहेंगे एम्पुला रीजन। एम्पुला रीजन के अंदर हमारा ओवम पहुंच चुका है। ओवम किसकी वजह से पहुंचता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है सीलिएटेड कोलुमनार एपिथेलियम टिश्यू प्रेजेंट होता है, जिसके ऊपर सीलिया प्रेजेंट होंगे, तो सीलिया क्या कर देंगे इस ओवम को यहाँ पर मूवमेंट करवाते हुए कहाँ पर ले जाएंगे एम्पुला रीजन में। यहाँ पर क्या आ चुका हमारा स्पर्म भी आ चुका है और ओवम भी यहाँ पर पहुंच चुका है। क्लियर। अब स्पर्म और ओवम के बीच में क्या रिएक्शंस होती है वो देखते हैं अपन। स्पर्म और ओवम के बीच में यहाँ से क्या है हमारे पास, ये ओवम है, ये ओवम की कौन सी विटिलाइन मेम्ब्रेन है। क्लियर। ये विटिलाइन मेम्ब्रेन, इसके बाहर के ये यहाँ से ये जो ये आपको पिंक पिंक दिख रहा है ये है विटिलाइन स्पेस या प्री विटिलाइन फ्लूइड। इसके बाहर क्या प्रेजेंट होगी, ये वाली ग्रीन वाली लेयर ये होगी जोना पेलिसुडा, और इसके बाहर वाला जो हो गया ये हो गया कोरोना रेडिएटा। क्लियर। सबसे फर्स्ट बात करते हैं इसके अंदर, सबसे फर्स्ट बात करते हैं जैसे स्पर्म यहाँ पर पहुंचा, यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं ZP3 रिसेप्टर्स। यहाँ पर क्या होंगे ZP3 रिसेप्टर्स, ओवम की जोना कोरोना रेडिएटा मेम्ब्रेन पर होंगे ZP3 रिसेप्टर। ये ZP3 रिसेप्टर्स क्या करते हैं, ये ह्यूमन के स्पर्म को आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाई, अगर ह्यूमन का स्पर्म आया है तो ही इसको जाने देंगे, अगर और कोई स्पर्म आ गया तो उसको अंदर नहीं जाने देंगे। आइडेंटिफाई ह्यूमन स्पर्म, ह्यूमन स्पर्म को क्या कर लेंगे आइडेंटिफिकेशन कर लेंगे। जैसे ह्यूमन स्पर्म का आइडेंटिफिकेशन हुआ, आइडेंटिफिकेशन होता है ये वाला स्पर्म है, स्पर्म के बाहर क्या है यहाँ पर एक्रोसोम होता है, तो एक्रोसोम के अंदर क्या हो जाती है ब्लास्ट हो जाता है, यानी एक्रोसोम ब्रस्ट हो जाता है, फट जाता है। सबसे पहला स्टेप, इसके बाद में क्या होगा एक्रोसोम बर्स्ट हो जाएगा। क्लियर। एक्रोसोम फट जाएगा। एक्रोसोम फटने से क्या होगा, एक्रोसोम फटने से स्पर्म कहाँ पहुंच जाएगी, यहाँ वाली ये जो जोना पेलोसुडा लेयर है इसको तोड़ देगा, यहाँ पर अंदर इसको तोड़ देगा, और कहाँ पर पहुंच जाएगा विटिलाइन मेम्ब्रेन के पास में। यहाँ पर स्पर्म हमारा विटिलाइन मेम्ब्रेन के पास में पहुंच चुका है। क्लियर। स्पर्म की ये क्या हो गई एंट्री हो गई, जैसे ये ब्लास्ट हुआ स्पर्म कहाँ पहुंच चुका, एंटर कर दिया इसने। और क्या करता है हम, इसका खुद का जो मेल प्रोन्यूक्लियस है, मेल प्रोन्यूक्लियस है, इस मेल प्रोन्यूक्लियस को कहाँ पर इस यहाँ के इसके अंदर रिलीज कर देता। इसके अंदर मेल प्रोन्यूक्लियस था, उसको रिलीज कहाँ कर दिया, जो इसके जो सेकेंडरी ओसाइट की सेल होगी इस सेल के अंदर मेल प्रोन्यूक्लियस को रिलीज कर देगा। जैसे यहाँ पर मेल प्रोन्यूक्लियस अंदर की ओर रिलीज होगा, रिलीज होते ही एक और क्रिया होगी क्या, कि यहाँ की जो ये विटिलाइन मेम्ब्रेन है, इस विटिलाइन मेम्ब्रेन के अंदर क्या हो जाता है डीपोलराइजेशन हो जाता है। डीपोलराइजेशन क्यों होता है, क्योंकि विटिलाइन मेम्ब्रेन में अगर पोलराइज रही तो और भी स्पर्म्स होंगे, यहाँ से ये स्पर्म भी अंदर एंट्री कर जाएगा, यहाँ से ये स्पर्म भी एंटर कर जाएगा। तो सबसे पहले क्या होगा, जैसे ही एक स्पर्म का प्रोन्यूक्लियस अंदर पहुंचा, अंदर पहुंचते क्या होगा, इसके जो विटिलाइन मेम्ब्रेन होगी उसका डीपोलराइजेशन हो जाएगा। सबसे फर्स्ट क्या होगी डीपोलराइजेशन ऑफ विटिलाइन मेम्ब्रेन। विटिलाइन मेम्ब्रेन का क्या हो जाएगा डीपोलराइजेशन होगा। डीपोलराइजेशन होते ही और अदर स्पर्म एंटर नहीं कर पाएगा, इसे कहते हैं फास्ट ब्लॉक, इसको कहा जाता है फास्ट ब्लॉक। क्लियर। नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पर तो क्या हो गया, इस ये वाली मेम्ब्रेन थी विटिलाइन मेम्ब्रेन, ये तो क्या हो गई डीपोलराइज हो गई।
जैसे ये मेम्ब्रेन डीपोलराइज होगी, मेम्ब्रेन डीपोलराइज हुई, क्यों हुई? क्योंकि अब और किसी स्पर्म की एंट्री को रोक दिया, पॉलीस्पर्म को रोक दिया। फिर से यहाँ से क्या होता है, इस मेम्ब्रेन से यहाँ से के कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं। ये कुछ केमिकल्स रिलीज होकर क्या करते हैं, ये केमिकल्स यहाँ पर क्या प्रेजेंट है हमारा ZP3 रिसेप्टर। इससे ZP3 रिसेप्टर को क्या कर देते हैं, डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं। इस ZP3 रिसेप्टर का क्या कर देते हैं, डिस्ट्रैक्शन करवा देते हैं, इसको ब्रेक डाउन कर देते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे पहुंचा, कुछ केमिकल्स रिलीज होंगे, कुछ केमिकल्स रिलीज होंगे। ये केमिकल्स रिलीज होकर क्या काम करेंगे, ये केमिकल्स करवा देंगे क्या, ZP3 रिसेप्टर का डिस्ट्रैक्शन करवा देंगे। इससे क्या हो जाएगा, डिस्ट्रक्शन ऑफ ZP3 रिसेप्टर। ZP3 रिसेप्टर्स का क्या हो जाएगा, डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा। इसे कहते हैं क्या, स्लो, इसे कहते हैं स्लो ब्लॉक। ZP3 रिसेप्टर का डिस्ट्रैक्शन होने से क्या होगा, ZP3 रिसेप्टर का डिस्ट्रैक्शन होने से आइडेंटिफिकेशन नहीं होगा कि ह्यूमन का स्पर्म है या किसका। आइडेंटिफिकेशन नहीं होगा तो वैसे ही स्पर्म को अंदर आने नहीं दिया जाएगा। क्लियर। ZP3 रिसेप्टर का क्या हो गया यहाँ पर, डिस्ट्रैक्शन हो गया, जिससे क्या, जिसे कहा गया स्लो ब्लॉक। क्लियर है ना। अब क्या होगा, जैसे ZP3 रिसेप्टर हुए डिस्ट्रैक्शन, तो जोना पेलोसुडा कैसी हो गई, इनपरमिएबल। जोना पेलोसुडा कैसी हो गई, इम्परमिएबल। राइट। जोना पेलोसुडा क्या हो गई, इम्परमिएबल। यहाँ पर क्या प्रेजेंट है हमारा, सेकेंडरी oocyte प्रेजेंट है। यहाँ पर ये क्या है, सेकेंडरी oocyte। ये आ गया मेल प्रोन्यूक्लियस, ये है मेल प्रोन्यूक्लियस, ये है सेकेंडरी oocyte। अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे यहाँ पर ये प्रोन्यूक्लियस अंदर आया, अंदर आते ही इस सेकेंडरी oocyte में क्या होगा, सेकेंडरी oocyte में मियोसिस सेकेंड कंप्लीट हो जाता। अपने ओजेनेसिस में पढ़ा था, ओजेनेसिस में क्या होता है, सेकेंडरी oocyte में मियोसिस कहाँ पे रुका था, मेटाफेज पे सेकेंड में रुक गया था। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा मियोसिस सेकेंड कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही मियोसिस सेकेंड कंप्लीट हुआ, मियोसिस सेकेंड कंप्लीट होते क्या बनेगी, दो सेल बनेगी। जैसे ही मियोसिस सेकेंड कंप्लीट हुआ, एक तो स्मॉल सेल बनेगी, एक बनेगी लार्ज सेल। इसके पास में इसका न्यूक्लियस, इसके पास में इसका न्यूक्लियस। ये जो स्मॉल सेल होगी, इसे कहा जाता है सेकेंड पोलर बॉडी। फर्स्ट पोलर बॉडी बन चुकी है हमारे पास, अब ये है सेकेंड पोलर बॉडी, जो कि आगे जाकर क्या हो जाएगी, डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी या नष्ट हो जाएगी। आगे जाके क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। ये बचा हुआ जो सेकेंड सेल बनी है, लार्ज सेल बनी है, ये होती है ओवम। इस लार्ज सेल को कहा जाता है ओवम। इस लार्ज सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, इसके अंदर प्रेजेंट होगा फीमेल प्रोन्यूक्लियस, फीमेल प्रोन्यूक्लियस। यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से इसके अंदर मियोसिस हुआ। मियोसिस होने से एक तो बनी छोटी सेल, जिसको कहा गया सेकेंड पोलर बॉडी, और एक बनी लार्ज। ये क्या है हमारा, ये है फीमेल प्रोन्यूक्लियस। क्लियर। अब क्या होगा, अब ये मेल प्रोन्यूक्लियस और फीमेल प्रोन्यूक्लियस, अब क्या होगा, जो मेल प्रोन्यूक्लियस प्लस फीमेल प्रोन्यूक्लियस, ये दोनों एक दूसरे के साथ फ्यूज कर जाएंगे। दोनों का जेनेटिक मटेरियल क्या हो जाएगा, एक दूसरे के साथ मेट हो जाएगा, और किसका निर्माण हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा एक डिप्लॉइड सेल का, जिसे कहते हैं जाइगोट। एक डिप्लॉइड सेल का निर्माण हो जाएगा, जिसे कहेंगे जाइगोट। क्लियर। जिससे किसका निर्माण हो गया, जाइगोट। अब यह जो जाइगोट था, वो आगे जाकर क्या हो जाएगा, इम्प्लांट हो जाएगा, जो कि अपन नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट हमारे लेक्चर में पढ़ेंगे, इम्प्लांटेशन कैसे होता है। ये हुआ हमारा फर्टिलाइजेशन। क्या हुआ, एक्रोसोम ब्लास्ट हुआ। जैसे यहाँ पर एक्रोसोम ब्लास्ट होते ही क्या हो जाएगा, इसकी जो जोनोपेलसुडा और कोरोना रेडिएटा वाली मेम्ब्रेन थी, वो फट जाएगी एक्रोसोम की वजह से, जिससे स्पर्म कहाँ पहुंच जाएगा, इसकी विटेलाइन मेम्ब्रेन तक पहुंच जाएगा। विटेलाइन मेम्ब्रेन तक जैसे ही पहुंचा, पहुंचते हमारा इसका अपना प्रोन्यूक्लियस कहाँ छोड़ देगा, सेकेंडरी oocyte के सेल के अंदर। जैसे ही अंदर हमारा इसने छोड़ा, जैसे ही अंदर चला गया, अंदर जाते ही क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस अंदर जाते ही क्या हो जाएगी, विटेलाइन मेम्ब्रेन डीपोलराइज हो जाएगी। विटेलाइन मेम्ब्रेन कैसी हो जाएगी, डीपोलराइजेशन। विटेलाइन मेम्ब्रेन डीपोलराइजेशन हो रहा है, इसे कहा जाता है फास्ट ब्लॉक। दूसरा होता है, फिर कुछ केमिकल्स रिलीज किए जाते हैं। इस केमिकल क्यों रिलीज किए जाते हैं, क्योंकि ये केमिकल होते हैं ZP3 रिसेप्टर को डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं, इसको नष्ट कर देते हैं। इसको कहा जाता है स्लो ब्लॉक। ZP3 रिसेप्टर के नष्ट होने से किसका निर्माण हो जाता है, जोना पेलोसुडा क्या हो जाती है, इम्परमिएबल हो जाती है, यानी किसी को अंदर आने नहीं देती।
यहाँ से जो फास्ट स्लो ब्लॉक है और फास्ट ब्लॉक है, ये दोनों क्यों किया जाते हैं? ये किया जाते हैं पॉलीस्पर्मी को रोकने के लिए, यानी एक से अधिक स्पर्म एंटर ना कर सके, तो पॉलीस्पर्मी को रोकने के लिए किया जाता है। कौन कौन से? एक फास्ट ब्लॉक और एक दूसरा स्लो ब्लॉक। क्लियर? यहाँ पे क्या हो गया, जोना पेलिसिडा इम्प्रेग्नेबल हो गया, यानी कि और स्पर्म एंटर नहीं कर सकेंगे। क्लियर? इसके बाद में बात करते हैं जो हमारा सेकेंडरी साइट है। यहाँ पर सेकेंडरी साइट ही था, इस सेकेंडरी साइट म्योसिस सेकेंड में अटका हुआ था। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका म्योसिस सेकेंड कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही म्योसिस सेकेंड कंप्लीट होता है, म्योसिस सेकेंड कंप्लीट होते हैं, दो सेल बनेगी, एक सेल बनती है जिसे कहा जाता है ओवम, दूसरी सेल स्मॉल सेल बनती है जिसे कहा जाता है सेकेंडरी पोलर बॉडी। सेकेंडरी पोलर बॉडी आगे जाकर क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, और जो ओवम होगा, ओवम के अंदर क्या होगा, फीमेल प्रोन्यूक्लियस, ये किसके साथ में फ्यूज हो जाएगा, मेल प्रोन्यूक्लियस के साथ में फ्यूज होकर जायगोट का निर्माण करा लेगा। क्लियर? ये तो था हमारा इसका जो हमारा फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस। आई होप आपको समझ में आई होगी। थैंक यू।